नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां अंकिता मामले में कैबिनेट मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऐसे में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अंकिता मामले में कहा कि महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया। अंकिता भंडारी मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, अभियुक्तों को ट्रायल के दौरान भी जमानत नहीं मिली। किसी के पास कोई सबूत हो तो बताएं। सुबोध उनियाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कहा गया। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड का मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा, और ऐसे में सुबोध उनियाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम बातें रखी गई। उन्होंने कहा कि अभियुक्तों को ट्रायल के दौरान भी जमानत नहीं मिली, और ऐसे में किसी के पास कोई भी सबूत हो तो वो बताए। ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, बड़ी जानकारी जहां अंकिता मामले में कैबिनेट मंत्री की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार को अंकिता भंडारी के साथ हुई इस घटना की जानकारी मिली, तत्काल एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया, और जो भी अभियुक्त थे बहुत तत्परता के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया, और इतनी पैरवी इतनी मुस्तैदी से की गई कि ट्रायल के दौरान भी उन लोगों को जमानत नहीं मिली। अब एसआईटी ने अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, और निचली अदालत में पूरी जांच होने के बाद अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा हुई। अब जो ऑडियो क्लिप जो मीडिया में घूम रहा है, और इस पर भी सरकार के द्वारा अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में अगर कोई तथ्य आएंगे तो हम लोग निश्चित रूप से सरकार उस पर प्रभावी कार्रवाई करेगी। यदि किसी व्यक्ति के पास, ये सरकार का बहुत खुला कहना है, यदि किसी व्यक्ति के पास कोई साक्ष्य है तो वो लाएगा, और क्रेडिबल साक्ष्य मिलेगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और अगर आपको ध्यान होगा, जब ये जांच चल रही थी, एसआईटी ने भी बकायदा ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर किसी व्यक्ति के पास इस केस से संबंधित कोई साक्ष्य है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपिका भंडारी हमारे साथ जुड़ चुकी है। दीपिका, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि सुबोध उनियाल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी हमने सुनी, और उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि अगर किसी के पास कोई भी सबूत है तो वो रखे और उस पर जांच आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, देखिए श्रेया, बड़ा मामला है। देखिए अंकिता भंडारी मामला लगातार 2022 सितंबर से जो है कहीं ना कहीं तूल पकड़ता जा रहा था। बीच में जो मामला है ठंडा हो गया था, क्योंकि इसमें जो आरोपी है पुलकित, उसके साथ 3 उसके दोस्त थे, उनको सजा हो चुकी है, उनको आजीवन कारावास हुआ है। और सुबोध उनियाल जो कि कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने ये पक्ष रखा है सरकार का कि जो तमाम जो दोषी हैं उनको सजा मिल चुकी है। जिस वीआईपी के बारे में जिक्र किया जा रहा था, साफ तौर पर उच्चतम न्यायालय ने ये खारिज किया इस बात को कि कोई वीआईपी नहीं था। तो आखिरकार अब जो है अचानक से विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसकी गूंज क्यों सुनाई दे रही है? सरकार का पक्ष रखते हुए कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। जो ऑडियो सनावर के द्वारा, उर्मिला सनावर के द्वारा लगातार वायरल किया जा रहा है, वो एक राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है विधानसभा चुनाव में फायदा पाने के लिए। कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे तौर पर जो विपक्ष है, चाहे वो कांग्रेस है, यूकेडी है, उन पर हमला किया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी के पास कोई पुख्ता सबूत है तो वो उसके लेकर के एसआईटी जो टीम गठित गई है उसके पास जाए, पुलिस के पास जाए, या हमारे पास आए। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन प्रूफ ऐसा होना चाहिए जिसमें पुख्ता ये बात हो कि जो गट्टू है वो वही है, यानी कि साफ तौर पर। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये ऑडियो वायरल हो रही है, हो सकता है इसमें कोई एआई के जरिए कोई छेड़छाड़ की हो, या भाजपा को बदनाम करना हो मकसद, और जो चुनाव आ रहा है उसमें छवि खराब करनी हो सरकार की। तो उनका ये कहना है कि सबूत हमें ऐसे चाहिए जो पुख्ता हो। ये जो उर्मिला सनावर कर रही है, उनको उन्होंने एक राजनीतिक षड्यंत्र जो है वो बताया है। बिल्कुल दीपिका, अगर अंकिता की बात करते हैं, ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है, और सभी चाहते हैं कि इंसाफ मिले। ऐसे में जब वीआईपी का जिक्र होता है, उर्मिला सनावर की ओर से जो वीडियो पोस्ट किया गया, अगर उनके पास सबूत है तो उन्हें आगे रखना चाहिए, और इससे उत्तराखंड की जो बेटी है अंकिता, उसको भी न्याय मिल सकेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये कहना और प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद जरूरी थी, और महत्वपूर्ण बातें भी इसमें कही गई।
जी बिल्कुल, देखिए ये मामला जो है अब बहुत बड़ा हो चुका है, राजनीतिक से ऊपर हो चुका है, क्योंकि देखिए कांग्रेस जो है आज जो रेखा आर्य है कैबिनेट मंत्री, उनकी आवास का घेराव कर रही है, यूकेडी घेराव कर रही है, तमाम जो लोग हैं, तमाम संगठन हैं, वो सड़कों पे आ गए हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं। आपने देखा जो सामाजिक कार्यकर्ता है योगिता सयाना, वो यहाँ पर आई थी, अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं, जो उन्नाव रेप केस का जो मामला है उसको देख रही हैं, बड़े बड़े मामले वो देख रही है, वो खुद देहरादून आई थी, उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो आप समझ सकते हैं ये मामला जो है किस लेवल पे जा पहुंचा है, और ऐसे में सरकार को अपना पक्ष रखना जरूरी हो गया था, और इसीलिए भाजपा कार्यालय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो रखी गई थी। लेकिन सबका यही कहना है कि सीबीआई जांच हो, अंकिता को न्याय मिले, और जो कैबिनेट मंत्री है उन्होंने भी यही बात कही है कि अगर किसी के पास सबूत है तो वो लाए, क्योंकि उर्मिला सनावर जो है वो लगातार 4-5 दिन से लापता बताई जा रही हैं। उनका ये कहना है कि अगर उर्मिला के पास सबूत थे तो जब ये मामला सामने आया था तब वो कोर्ट क्यों नहीं गई, उसके बाद जब दोषियों को सजा हो गई उसके बाद जब उनके पास अगर ये ऑडियो आती है तब वो पुलिस के पास क्यों नहीं आई या कोर्ट क्यों नहीं गई। अचानक से सोशल मीडिया में आके ऑडियो को वायरल करना, अपने बातें बताना, तरह तरह की बातें करना, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया है कि हम बेटी के साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं, किसी के पास भी अगर उर्मिला के पास भी पुख्ता सबूत है तो हमारे पास आए, उस ऑडियो की जांच होगी कि कहीं वो एडिटेड तो नहीं है। जरूर जो है जो वीआईपी अगर कोई पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि उन्होंने दुष्यंत कुमार गौतम जी को गट्टू कह रहे हैं कि वो वीआईपी है, उससे साफ इंकार किया है। बिल्कुल अदीप का तमाम जानकारी के साथ आप जुड़ी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ जाएंगे जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एक नया मोड़ आता हुआ नजर आया। योगिता भयाना संभाल रही है अंकिता भंडारी केस। ऐसे में अंकिता भंडारी के लिए योगिता ने सीबीआई जांच की मांग भी की है। तो बड़ी अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं, और ऐसे में कार्रवाई नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा करें। अंकिता भंडारी मामला देखिए न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में योगिता भयाना की अगर हम बात करें तो तमाम मामले इस तरीके से वो संभालती हुई नजर आई, और इस पर उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी की है। अगर उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई जांच नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी भी यहां पर दी गई है। सवाल तो उन्हीं से पूछेंगे जो सत्ता में है, और यहाँ तो एक कदम आगे यहाँ के सत्ता के ही लोग आरोपी हैं। ये उत्तराखंड की हर बेटी की बात है, ये भारत की हर बेटी की बात है, और हमें मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। उन्नाव की बेटी की लड़ाई लड़कर मैं यहाँ आई हूँ अभी, और वहां पर हमारी ये जीत हुई कि हमने ये देखा कि अगर हम सड़क पर उतर जाएं तो हम अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूर कर दिया कि वो अपना फैसला बदल दें। तो अंकिता के केस में अगर हम थोड़ी आवाज और अपना आपका साथ मिलेगा तो हम जरूर इस बेटी को भी न्याय दिला पाएंगे। महिलाओं के अधिकारियों के लिए काम करने वाली योगिता भयाना देहरादून में आई और अंकिता भंडारी हत्याकांड में नई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि अभी भी कई सवाल जवाब मांगते हैं, खासकर ये वीआईपी गेस्ट कौन था जिसके लिए अंकिता पर दबाव बनाया गया। योगिता ने कहा कि घटना के तुरंत बाद वंत्रा रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई, क्योंकि उन्होंने बीजेपी विधायक रेणु विष्णु को इसके लिए जिम्मेदार बताया। योगिता भयाना ने सीबीआई जांच की मांग की और कहा कि न्याय में देरी अन्याय है। बुलडोजर तो आप फिरवा देते हैं 2 दिन के अंदर अंदर, फिर आप कहते हैं कि सबूत लाइए। सबूत इकट्ठा करने वाली जो एजेंसी है वो सबूत कहाँ से लाएगी? तो बहुत क्लियर कट केस है। आप ये हम सबको सामने आंखों में धूल झोंकी है। ये भी नहीं कि एक कहते हैं ना कि सटल तरीके से बहुत सारे केसेस खराब किए जाते हैं, जैसे अभी उन्नाव की मैं बात कर रही थी, बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं, पर यहाँ तो एविडेंटली वीडियो बना के तथ्यों को खत्म किया गया, तो उसके ऊपर क्या ही आप जाएंगे। और 2 बार आग लग गई वहां पर, ये कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता ना। आप सोचिए इस तरह की जो ये चीजें चल रही हैं, तो सत्ता के लोग सम्मिलित हैं, सत्ता के लोग ही वीआईपी थे। सीबीआई पे बहुत भरोसा तो नहीं है हमें, पर लीस्ट हम यही चाहते हैं कि एक एजेंसी आएगी तो माता पिता को भी संतावना मिलती है कि हाँ एक थर्ड एजेंसी भी इस पे कार्यरत है, और उससे बहुत फर्क पड़ेगा। बट टेक्निकली अभी जो मैं ये चाहती हूँ कि ये वीआईपी गिरफ्तार हो और ये रेणु बिष्ट भी गिरफ्तार होनी चाहिए, क्योंकि ये मांग यहाँ हुई नहीं है, पर टेक्निकली अगर आप देखें तो उसका बहुत महत्व है। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे, बात देहरादून की करेंगे जहां नए साल में आईपीएस अधिकारियों को तोहफा मिला। ऐसे में आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा दिया गया है, जहां सीएम धामी ने अधिकारियों को पदोन्नति पर बधाई भी दी। पदोन्नत अधिकारी पिंपिंग सेरेमनी में सम्मानित भी किए गए। सम्मान के दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम ने अधिकारियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। तो बड़ी अपडेट, वरिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति और बैच भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से पहनाए गए। तो तस्वीरें आपके सामने, बड़ी जानकारी। और ऐसे में नए साल और आईपीएसओ को बड़ा तोहफा यहां मिला है, और पदोन्नति के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से उन्हें शुभकामनाएं भी दी गई। तो
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल के पहले दिन उत्तराखंड की डेमोग्राफी सुरक्षित रखने का संकल्प दोहराया। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि की पहचान सुरक्षित रखने के लिए साल 2025 में शुरू किया गया वेरिफिकेशन अभियान और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान 2026 में भी जारी रहेगा। वहीं सीएम के बयान पर कांग्रेस ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया। रिपोर्ट देखिए। नववर्ष के पहले दिन संकल्प लिए धामी, नहीं बदलने देंगे देवभूमि की डेमोग्राफी। सीएम के संकल्प पर कांग्रेस का निशाना, कहा कमियां छुपाने का बीजेपी का तरीका। नए साल 2026 के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की डेमोग्राफी में बदलाव नहीं होने देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान देवभूमि की है और इसे बनाए रखने के लिए साल 2025 में शुरू किया गया वेरिफिकेशन अभियान और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान 2026 में भी जोर शोर से जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण विरोधी अभियान के जरिए अब तक 10,000 एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है और नए साल में इन अभियानों में और तेजी लाई जाएगी। डेमोग्राफी और यहाँ की जो हमारी संस्कृति है वो बची रहनी चाहिए। हमारे सांस्कृतिक मूल्य किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने चाहिए। डेमोग्राफी पहले के समय में काफ़ी उसका नुकसान हुआ है। डेमोग्राफी को लेकर हमारा संकल्प है कि नए वर्ष में हम इस डेमोग्राफी के संरक्षण के लिए, डेमोग्राफी को खराब न होने देने के लिए और जो खराब हो गई है उसको ठीक करने के लिए सत्यापन अभियान और तेजी से चलाएंगे। अतिक्रमण अभियान जो हुआ है, अतिक्रमण विरोधी अभियान, उसको भी और तेजी से चलाएंगे। अभी तक 10,000 एकड़ से अधिक जो अतिक्रमण है वो हटाया जा चुका है, उसको और तेजी से हटाया जाएगा। सभी ऐसे स्थान साफ बनाए जाएंगे देवभूमि को, और देवत्व को किसी प्रकार का नुकसान न हो, ये हमारा आज वर्ष 2026 के पहले दिन संकल्प है। वहीं सीएम के बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि सीएम के बयान से साफ है कि बीजेपी के विभाजनकारी एजेंडे पर धामी सरकार आगे भी चलती रहेगी और जनता का ध्यान बुनियादी मुद्दों से ऐसे ही हटाती रहेगी। कांग्रेस का कहना है कि जिस डेमोग्राफी चेंज की बात सीएम कहते हैं, ये तो केंद्र और राज्य की सत्ता में काबिज बीजेपी की ही असफलता है। और डेमोग्राफी चेंज ये विभाजनकारी एजेंडा लेके हर बार भाजपा का कोई ना कोई नेता सामने आ जाता है और लगता यह है कि तमाम असफलताएं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे विकास के होते अवरुद्ध काम हो, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या बलात्कार में फंसे हुए और भाजपा नेता हों, अपराध के विभिन्न मामले हों, अपराधों का बढ़ता हुआ ग्राफ हो, इन सब से जनता का ध्यान भटकाने के लिए डेमोग्राफी का रोना रोया जा रहा है। और डेमोग्राफी का परिवर्तन यदि हुआ है, चेंज हुआ है, तो उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। अगर कहीं हुआ है और कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब बताना चाहिए। धामी सरकार ने साल 2025 में लव जिहाद और लैंड जिहाद के मामलों पर सख्ती से कार्रवाई की। राज्य में डेमोग्राफिक बदलाव को देखते हुए वेरिफिकेशन अभियान चलाया गया, जिसके तहत राज्य में अवैध रूप से रह रहे 17 बांग्लादेशी नागरिक भी पकड़े गए। इसके मद्देनजर जिलों में पिछले 10 सालों में जारी हुए प्रमाण पत्रों जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी और बिजली के कनेक्शन की सघन जांच की गई। अब मुख्यमंत्री ने इन अभियानों को साल 2026 में और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, जिस पर कांग्रेस बिफर गई है और इसे बीजेपी का विभाजनकारी एजेंडा बता रही है, जिससे साफ है कि डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा साल 2026 में भी देवभूमि में गरमाया रहेगा। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार से लड़कियां लाई जा सकती हैं। वीडियो वायरल होने के बाद गिरधारी लाल साहू ने वीडियो जारी कर सफाई दी और माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि वे सोमेश्वर विधानसभा के दौलाघट क्षेत्र में कार्यक्रम में शामिल हुए थे और अपने मित्र की शादी का जिक्र मजाक के तौर पर किया गया था। उनका कहना है कि उनके विरोधियों ने उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया। उन्होंने ये भी कहा कि वे हमेशा बेटियों के सम्मान में काम करते आए हैं। दौलागढ़ क्षेत्र में एक कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में मैं माननीय मंडल अध्यक्ष जी द्वारा पहुंचा। उस कार्यक्रम में माताएं, बहनों और बुजुर्गों का स्वागत समारोह था। उसी दौरान मैं अपने संबोधन
मैंने एक अपने मित्र की शादी की विषय में चर्चा भी मैंने की। उसी चर्चा को विरोधी और वह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में प्रस्तुत किया है, जो गलत है, निराधार है। विरोधी पार्टियों को कोई काम है नहीं, मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ के वो कोई लाभ लेना चाहते हैं जो जनता उन्हें लाभ नहीं देगी। फिर भी यदि मेरी बात का किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का एक विवादित बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार से लड़कियां कुंवारों के लिए लाई जाएंगी। और इस बयान के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने इसे कड़ा आरोप बताया और मंत्री रेखा आर्य और सरकार को घेरा। मामले की बढ़ती निंदा के बाद गिरधारी लाल साहू ने माफी भी मांगी। रेखा आर्य जी जो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री हैं, उनके जो पति हैं गिरधारी लाल साहू जी, उनका एक बयान आया है और ये एक शर्मनाक बयान है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बिहार से लड़कियां आ जाएंगी, 20-20, 25-25 हज़ार में वहाँ पे मिल जाती हैं। और इस तरह का बयान दे के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य जी के पति ने पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया, बिहार की महिलाओं का अपमान किया, उत्तराखंड का नाम खराब करने का काम किया है। उनको अपने इस बयान पे माफी मांगनी चाहिए। हरिद्वार में अभिनेत्री उर्मिला सनावर पुलिस की नजर में है। उसके खिलाफ ज्वालापुर और झबरेड़ा थाने में मामले दर्ज कर लिए गए, लेकिन 3 नोटिस के बावजूद वे पेश नहीं हुई। पुलिस ने उनके सहारनपुर स्थित घर पर भी नोटिस चस्पा किया। अब पुलिस कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट लेने की तैयारी कर रही है। उनकी तलाश के लिए एसटीएफ को भी लगाया गया है और पुलिस सभी संभावित जगहों की जांच कर रही है। मामला तब और सुर्खियों में आया जब एक वायरल ऑडियो में उनका नाम पूर्व विधायक सुरेश राठौर के साथ जुड़ा दिखा। तो उत्तराखंड के विकासनगर में सीवर लाइन बनाने के काम में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बीजेपी की नेता रामशरण नौटियाल ने सोशल मीडिया पर अधिकारियों और स्थानीय नेताओं पर मिलीभगत का आरोप लगाया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से देखिए, जो विकासनगर की सीवर लाइन के संबंध में जो बात सामने आई है और उसमें सरकार उसकी जांच करा रही है, उसको देख रही है और सरकार की जानकारी में है और सरकार ने उसको गंभीरता से भी लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के प्रति स्वयं गंभीर हैं। बड़े बड़े अधिकारियों को हमने जेल के सीखचों के अंदर भेजने का काम किया है। निश्चित रूप से उन्होंने जो बात उठाई है उस बात का संज्ञान लिया गया है। अगर उसमें कहीं पर भी उसकी जांच कराई जाएगी और जो भी अधिकारी दोषी होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी होगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की महिलाओं ने आज कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के घर के बाहर प्रदर्शन किया। वे अंकिता हत्याकांड में मंत्री की चुप्पी और उनके पति गिरधारी लाल साहू के महिलाओं पर दिए विवादित बयान के खिलाफ विरोध कर रही थी। प्रदर्शन की अगुवाई महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला कर रही है। ऐसे में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर महिलाओं को मंत्री के घर तक जाने से रोक दिया, इसलिए प्रदर्शन घर के बाहर ही रुका। हरिद्वार के धनौरी में बीजेपी नेता अमित सैनी की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। वे रुड़की से घर लौट रहे थे और उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकरा गई और पूरी तरीके से टूट गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। परिवार और समर्थक मौके पर पहुंचे और दुख जताया। पुलिस हादसे की वजह पता करने की कोशिश कर रही है।
तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, जहां पौड़ी जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बालिका और बालक अंबेडकर छात्रावास का अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रों के स्वास्थ्य, भोजन और सुविधाओं की जांच की और सुधार के आदेश दिए। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि हर महीने छात्रावास में डॉक्टरों से स्वास्थ्य जांच हो। ऐसे में मेस में सही और पोषण वाला खाना मिले और साफ सफाई, पानी और बिजली ठीक रहे। बालक छात्रावास में प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें उपलब्ध कराने और वॉशरूम की मरम्मत करने के निर्देश दिए। आज यहाँ पे जो हमारे समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालक छात्रावास तथा बालिका छात्रावास उसका निरीक्षण किया गया और साथ में उसमें जो जनरल मेंटेनेंस थी वो सही पाई गई और साथ में कुछ और एडिशनल जो बच्चों से भी बात की गई और उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, जैसे यहाँ पे बुक्स के लिए उन्होंने करा तो उसकी लिस्ट भी हम लोगों ने उनसे मांग रखी है और साथ में कुछ स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स भी इनको प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे कहा गया है और साथ में जो वॉशरूम था उसका थोड़ा सा उसमें सीलन के इश्यूज थे उसको ठीक करने के लिए भी बताया गया है और साथ में जो हमारे लंच आदि के मेन्यू को और बेहतर करने के लिए यहाँ डाइनिंग टेबल आदि भी प्रोवाइड करने के लिए हमने इनसे कर लिया डिमांड और जो जितनी भी चीज़ें होंगी वो सभी कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा जिससे बच्चों को बेहतर जो भी बेस्ट सुविधाएं हैं वो यहाँ रेजिडेंशियल उपलब्ध हो सके और केवल रहने खाने की सुविधा नहीं बल्कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट की जैसे पढ़ाई की, लाइब्रेरी की या फिर जो थोड़े स्पोर्टिंग की उसकी भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध हो सके। हरिद्वार में सिडकुल पुलिस ने तेज आवाज वाला साइलेंसर लगाकर बुलेट बाइक चलाने वाले एक युवक को पकड़ लिया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और बाइक को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। युवक को मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान भी किया गया और थाने में उसे कड़ी चेतावनी दी गई। पुलिस ने उसे दोबारा ऐसी हरकत न करने की हिदायत दी। पुलिस से पटाखे बजाने की आप लोग ना करें, नहीं तो उत्तराखंड। तो वहीं हरिद्वार में रानीपुर क्षेत्र के दादूपुर गोविंदपुर में फायरिंग की घटना से सनसनी मच गई। फायरिंग के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके से 2 खोखा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया। ऐसे में फायरिंग में अभियुक्तों ने गाड़ियों से पहुंचकर वादी पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। आरोपी 20 वर्षीय अर्श ज्वालापुर के मोहल्ला कस्सा बान का निवासी है। ऐसे में हरिद्वार पुलिस लगातार मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए खबर। नमस्कार।